अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। ईरान की अगर बात करें तो इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं, क्योंकि ईरान में जो 28 दिसंबर को मुजाहरों का आगाज़ हुआ था, उसके बाद फिर अमरीकी सदर की मुसलसल धमकियां कि वो ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर लगी हुई थी। और ख़ास करके जो इस खित्ते के ममालिक हैं कि क्या अमरीका ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, रजीम चेंज के लिए जा सकता है। जो अमरीकी सदर ट्रंप हैं, एक मौके के ऊपर ये लगा कि शायद बहुत जल्द ऐसी कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन 24 घंटों के अंदर गुज़श्ता कुछ हालात लगता है कि तब्दील हुए हैं। अमरीकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, आज न्यूयॉर्क टाइम्स में भी खबर आई है, उसके अलावा CNN ने भी रिपोर्ट किया है कि जो अमरीकी सदर ट्रंप का प्लान था कि एक मुमकिन कार्रवाई कर सकते हैं, उसको फिलहाल के लिए ऑन होल्ड कर दिया गया। और उसकी जो वजूहात हैं मुख्तलिफ बताई गई हैं, जो आगे चल के हम बात भी करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान इस वक्त ऑब्वियसली हमारा नेबर है ईरान, उसकी अपनी क्या असेसमेंट है ऑन ग्राउंड, इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये सारी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली ये जो अभी पहले तो 2-3 दिन पहले शायद ये लग रहा था कि किसी भी वक्त ये अटैक हो सकता है, क्योंकि अमरीकी सदर ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया था, जो ट्रूथ सोशल उनका अपना अकाउंट है वहां पर के जो और प्रोटेस्टर्स को कहा था कि वो जो ईरान के स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर कब्जा कर लें और अपना एहतजाज जारी रखें, और अमेरिकन हेल्प ऑन इट्स वे। तो लोगों ने ये कंक्लूड किया कि शायद किसी भी लम्हे अमेरिका की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके बाद ये खामोशी छा गई। और अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि 2 फैक्टर्स बताए जा रहे हैं। एक कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, टेलीफोन पर बात हुई है ट्रंप से और उन्होंने मना किया है कि जी आप ईरान के खिलाफ अभी कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें। फिर जो रीजन के ममालिक हैं, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान और इजिप्ट, इन्होंने भी अमरीकी सदर ट्रंप पर मुसलसल ये जोर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई ना करें, क्योंकि पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होगा। एज अ रिजल्ट कहा जा रहा है कि फिलहाल जो अमेरिका का प्लान था ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करने का, उसको होल्ड पर रख दिया गया है। कामरान, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें 6 महीने भी नहीं गुजरे कि जो ईरान और इसराइल की जंग थी, बाद में वो कतर तक फैली, अमेरिका ने भी हमले किए, वो अब उसमें हार्डली 6 महीने और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, लगता है ऐसे कि दुनिया में जंगल का कानून है। जो वेनेजुएला में हुआ है, उसके बाद जो एक हाइप बनी, हाइप के साथ ही जो कुछ ईरान में हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो मुजाहरे हैं उसमें दोनों साइड से बातें हो रही हैं। एक बात ये भी है कि उसमें बोनाफाइडी प्रोटेस्टर्स भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें आ रही हैं कि इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो इनको प्रोवोक कर रही हैं और वहाँ पे जो मुजाहरे हो रहे हैं। कल जो रॉयटर्स की खबर थी उसमें उन्होंने 2 यूरोपीय यूनियन के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स उनको कोट करके कहा कि ईरान के ऊपर जो हमला है वो होगा। तो अब काफ़ी जो है वो एक ग्रेव किस्म की एक सूरत हाल बन रही है। बट जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का ये कहना कि जंग अब ना भी करें, टाल दें, ये डिसेप्शन भी हो सकती है। और इसका एक दूसरा रुख ये भी है कि जो नुकसान इसराइल को हुआ था और उसकी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड हुआ था, उसके बाद शायद उसकी नेशन है, इसराइल की गवर्नमेंट है, वो किसी नई जंग का खतरा जो है वो मोल नहीं ले सकती। डिसेप्शन वाला एलिमेंट इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जून में जब ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी थी, तो अगर आप उस वक्त ट्रंप की मैसेजिंग देखें तो मुसलसल वो ये कह रहे थे कि अमेरिका इस जंग में शरीक नहीं होगा। और यहाँ तक कहा गया कि ये जो ईरान पर हमले किए हैं इसराइल ने, ये अमेरिका की मर्जी के बगैर किए हैं। लेकिन फिर अचानक एक सुबह रात गए, पता लगा कि अमेरिका ने अपने जो B-52 बॉम्बर्स हैं उसके ज़रिए ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो हमला कर दिया है। तो कुछ जो माहिरीन है उसको ये डिसेप्शन के तौर पर भी देख रहे हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड जो है, एक तो जो सबसे बड़ा बेस है अमेरिका का दोहा में, अल-उदैदा, वहाँ से कुछ अमरीकी जो फौजी हैं, ये स्टाफ है, उनका इनखला हुआ है। फिर अमरीकी जो 2 बेड़े हैं वो कहा जा रहा है कि इस रीजन में वो आ रहे हैं। एक वजह ये भी बताई जा रही है कि अगर कोई भी मुमकिन ईरान की तरफ से रिटेलिएशन होती है तो उसकी कंटिजेंसी के लिए तो अमरीकी जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो इस रीजन में रहें ताकि उसको काउंटर कर सके। तो एक इसमें पर्सपेक्टिव ये भी है कि शायद एक थोड़ा सा टाइम बाय किया जा रहा है कि एक सही वक्त के ऊपर ये कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरा उसका जो पहलू है बिल्कुल एक ये भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। फर्ज करें कि अगर अमेरिका की तरफ से या इसराइल भी उसमें शामिल होता है, कार्रवाई करते हैं, क्योंकि अगर तो रजीम चेंज है कि मौजूदा जो सेटअप है उसको हटाना है, तो उसके हवाले से जो इजरायलीज की भी अपनी असेसमेंट है, उनका ये कहना है कि ये शायद इमीडिएटली ये पॉसिबल नहीं है कि रजीम चेंज होगी। तो अगर रजीम चेंज मुमकिन नहीं है
और इस मौके के ऊपर अगर आपको फौजी कार्रवाई करते हैं और एज अ रिजल्ट जो ईरान है उसने बड़ी खुली मेरे ख्याल में ये धमकी दी है कि वो फिर जो अमेरिका के यहाँ पर मिलिट्री एसेट्स हैं रीजन के अंदर उनको निशाना बनाएंगे और एक पॉसिबल टारगेट डेफिनेटली वो इजराइल भी होगा। तो ये भी एक उसके अंदर फैक्टर है। एंड तीसरा फैक्टर डोंट फॉरगेट कि रीजन के जितने जो ममालिक हैं बेशक उनके ईरान के साथ माजी में या अभी भी कहीं ना कहीं इख्तलाफात रहे हों, वो इस हक में नहीं है। सऊदी अरब ने तो पब्लिकली ये कहा है कि हम किसी भी ऐसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बातचीत जो है वो इसका बेहतरीन हल है और उनका ये कहना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो पूरे रीजन को अपनी लपेट में ले लेगा। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जो एडवाइस कर रहा है कॉशन, जो कह रहा है कि आप बातचीत डिप्लोमेसी का जो रास्ता है वो ना छोड़ें। तो शायद उस तरह की जो सपोर्ट जो चाहिए अमेरिकी सदर ट्रंप को इस तरह की कार्रवाई करने के लिए वो सपोर्ट भी मुयस्सर नहीं है। लेकिन कामरान अभी भी उन पर रिलाई नहीं किया जा सकता। डिसेप्शन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी है। जो कुछ वो कहते हैं वो करने की कोशिश भी करते हैं, उनके लिए अपने रेपुटेशनल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये है कि अगर अमेरिका जो है वो कार्रवाई नहीं करता रिजीम चेंज का और प्रेशर बिल्ड हुआ है अक्रॉस द बोर्ड, तो जो प्रेशर बिल्ड हुआ इसको क्या बेनिफिट, उसके लिए ऑप्शंस क्या है अमेरिकन के लिए, क्या इसके यहाँ से वो क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बगैर जंग में जाए हुए? देखिए उसमें कुछ जो तफसीलात सामने आई थी पहले धमकी देने से पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान की जो क़यादत है वो उनके साथ राब्ते में है, वो उनसे बातचीत करना चाहते हैं। फिर यकसर सूरत हाल तब्दील हुई और उन्होंने कहा कि नहीं अब मुज़ाकरात ऑफ द टेबल हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो कहा जा रहा है कि इस सारी सिचुएशन एक ईरान के ऊपर दबाव डाल के कि मुकम्मल तौर पर जो ईरान तो अभी ये कहता है ना कि हम जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है पीसफुल पर्पसेस के लिए उसे जारी रखेंगे। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, अमेरिका मुज़ाकरात करता है या बाकी जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो ये चाहेंगी कि मुकम्मल तौर पर ईरान जो है अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसे दस्तबरदार हो जाए, यानी कि 0% भी जो यूरेनियम की इन्रिचमेंट वो ना करे। फिर लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स हैं उनसे अमेरिका को भी और इजराइल को भी खतरा है। वो कहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है अपना मुकम्मल तौर पर आप इसको वाइंड अप करें। तो इस तरह की जो पॉलिसीज हैं मतलब कोशिश ये करेंगे कि इसके जरिए ईरान की हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो इकदामात जो अदरवाइज वो नहीं करना चाहते थे वो ये इकदामात करें, यानी कि उनकी जो प्राइस है वो रेज कर दें। बट जाहिर है कि आपके पास जो यूक्रेन की एग्जांपल है ना कि 90s में यूक्रेन ने अपनी जो एटॉमिक उनकी जो पावर थी, जो उनके पास थोड़े बहुत एसेट्स थे सोवियत यूनियन से उनको मिले, उन्हें सरेंडर कर दिया था इन रिटर्न कि अमेरिकन जो है उनको सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करेंगे, अमेरिकन उनको सिक्योरिटी की गारंटीज देंगे। जो कुछ यूक्रेन में आज हो रहा है कोई ये सोच नहीं सकता था कि आज से 25-30 साल पहले अमेरिका खुद ऐसी पोजीशन लेगा जो लार्जली रशिया की जो पोजीशन है उसको सपोर्ट करती है। तो जो माजी के तजर्बात रहे और जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स जो बन रही थी या जिनके पास कुछ ब्रेकअप की वजह से सोवियत यूनियन के एसेट्स थे, उन्होंने अपने असासे जो सरेंडर किए, उनको ट्रेड ऑफ किया, वो आज तमाम की तमाम जो नेशंस हैं वो तकलीफ में है और दूसरा कोई सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है। चाहे आप लीबिया ले लें, चाहे आप इराक ले लें, चाहे कोई और मुल्क आप ले लें। और ये लार्जर अगर आप जियो स्ट्रेटेजिक इस वक्त सिचुएशन देखें ना कि इसके पीछे तो सारा इजराइल है। अब इजराइल ने वन आफ्टर दी अदर पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से वहां पर जितने जो ग्रुप थे जिसे कहते हैं कि ईरान की प्रॉक्सीज थे उनको वन आफ्टर दी अदर या तो एलिमिनेट कर दिया या बहुत कमजोर कर दिया है। फिर सीरिया में जो बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा हुआ, अगेन एक बहुत बड़ा इजराइल के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक था और एक बहुत बड़ा गेट वे था ईरान के लिए जो फलस्तीनी ग्रुपों को सपोर्ट करना, उनको भी उन्होंने क्रिपल किया। यमन में जो हूसी बागी हैं उनको भी काफ़ी हद तक उन्होंने कमज़ोर किया है। तो इजराइल को ये लगता है कि ईरान उनके लिए आखिरी एक हर्डल है जो अपनी हिजमनी जो अजारादारी चाहते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ईरान दस्तबरदार हो जाता है अपने जो न्यूक्लियर पीसफुल प्रोग्राम से भी, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी वो नहीं बनाता, तो इसका मतलब है कि आप तो बिल्कुल फिर इजराइल के रहमो करम पर होंगे। तो फिर तो राइटिंग ऑन द वॉल है ना। तो ये कोई इतनी वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन। पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं? पाकिस्तान डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान एडवाइस कर रहा है रिस्ट्रेंड दोनों ममालिक को। गालिबन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सागदार और जो ईरान की सीनियर लीडरशिप उनके दरमियान रब्ता भी हुआ टेलीफोनिक चंद दिन पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पाकिस्तान पब्लिकली अपना एक सिर्फ कंडेमिनेशन की हद तक ये एडवाइस कर रहा है या बिहाइंड द डोर्स भी कोई रोल प्ले कर रहा है? देखिए, एक तो आपको याद रखना चाहिए कि इस वक्त ईरान में वाशिंगटन में ईरान का तो सिफारत खाना नहीं है क्योंकि इनकी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। तो ईरान के जो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट हैं उसको पाकिस्तान वॉच करता है। तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी मैसेजिंग कोई ऐसी अगर हो भी रही होगी तो यकीनन उसमें पाकिस्तान का एक रोल है। एंड डोंट फॉरगेट कि 2 रोज़ पहले कतर के प्राइम मिनिस्टर, कतर के जो अमीर हैं, उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी टेलीफोन किया है। तो वो भी ज़ाहिर है कि आप इसको इस चीज़ से आइसोलेशन में नहीं देख सकते। और फिर पिछले साल जून में जो ईरान और इजराइल के दरमियान जंग हुई थी
फिर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हुई थी, उसमें भी अब चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं कि पाकिस्तान ने बिहाइंड द सीन एक रोल प्ले किया था उस डी एस्केलेशन में। या यहाँ तक कहा जाता है कि एक ट्रंप का जो फैसला था कि इवेंचुअली उन्होंने एक ट्रिगर पुल नहीं किया या रजीम चेंज की तरफ नहीं गए या इसराइल के फैसले को इंडोर्स नहीं किया, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो एडवाइस या इनपुट जो है वो शामिल थी, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर आप ये काम करेंगे, रजीम चेंज के लिए जाएंगे, तो मसाइल आपके लिए बढ़ जाएंगे, पूरा जो रीजन है वो आग की लपेट में आ जाएगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की हिकमत अमली है, एक तो पाकिस्तान एब्सोल्युटली जो ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी है उसकी रिस्पेक्ट करता है, और पाकिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तान के मफाद में है कि एक यूनाइटेड, एक पीसफुल और स्टेबल जो ईरान है वो हमारे इंटरेस्ट में है, और कोई भी जो ताकत का इस्तेमाल है ये मसले का हल नहीं है। दूसरा, जो मौजूदा इस वक्त ईरान में जो भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसमें पाकिस्तान का ये कहना है कि इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर इंटरनेशनल सैंक्शंस का भी है कि उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं उसकी वजह से ईरान की हुकूमत के लिए मसाइल हैं। तो इन अदर वर्ड्स वो इंटायरली ब्लेम भी नहीं कर रहे ईरान की हुकूमत को, एंड देन दे ऑल्सो अप्रिशिएटेड कि इस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो इकदामात ईरान की हुकूमत ने किए हैं, कुछ रिलीफ वहां पर दिया है, तो उसको भी उन्होंने वेलकम किया। तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की जो फौजी कार्रवाई है वो अमेरिका हो या इसराइल हो उसकी तरफ से नहीं चाहता, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी है, 900 किलोमीटर तवील बॉर्डर उनके साथ शेयर करते हैं, और हसास जो बलूचिस्तान सूबा है वो लगता है ईरान के बॉर्डर के साथ, और कोई भी इस तरह की तब्दीली और जो अनरेस्ट है ईरान में वो पाकिस्तान के ऊपर बराह रास्त उसका असर होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेसी को तरजीह दे रहा है, और जो ओवरऑल जो मेरी पाकिस्तान के एक सीनियर डिप्लोमेट तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जो बात हुई, उनका ये कहना था कि पिछले 2-3 रोज में जहां तक मुजाहरों की बात है उसकी शिद्दत में कमी आ गई है, ईरान की हुकूमत ने काफी हद तक चीजों को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ईरान की हुकूमत काफी कमजोर भी हुई है, वो एक ईरान इसराइल जंग की वजह से भी, ओवरऑल भी। बट एट द सेम टाइम जब बात करें कि क्या मुमकिन तौर पर कोई कार्रवाई अमेरिका कर सकता है ईरान के खिलाफ, तो कल तक की ये डेवलपमेंट थी कि उनका तो यही कहना था कि शायद ये नागुज़ीर या इनएविटेबल है कि अमेरिका कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेगा, उसकी नौयत क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो देखते हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटे में सिचुएशन तब्दील भी हुई है, ये इतलात आ रही हैं कि शायद अमेरिका अब इमीडिएटली ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। इस पर मजीद जो माहिराना राय है लेने के लिए ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जौहर सलीम साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो उनके सामने ये तमाम सवाल रखेंगे। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान की जो मौजूदा सूरत हाल है और क्या अमेरिका वाकई हमला करेगा ईरान के ऊपर, इससे मुतालिक फर्दर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जौहर सलीम साहब ने, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पिछले 24 घंटे में लगता है कि कुछ बिहाइंड द सीन या तो एफर्ट्स हुई हैं या अपेरेंटली कोई हिकमत अमली तब्दील की है अमेरिका ने। इंडिकेशन ये आ रही है कि शायद पहले लग रहा था कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद उस प्लान को फॉर द टाइम बीइंग पुट ऑन होल्ड कर लिया गया है। डू यू थिंक वी शुड ट्रस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप? ये डिसेप्शन भी हो सकती है या? जी, इस तरह हुआ है, पहले वेनेजुएला में भी इस तरह हुआ था कि आखिरी दिनों में जो उनके एक्शन से पहले बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बात भी हुई थी प्रेसिडेंट मदुरो से, उन्होंने कहा कि बड़ी कॉर्डियल बात हुई है टेलीफोन पे, और एक आध और इंस्टेंस में भी इस तरह हुआ। लेकिन अभी ये लगता है क्योंकि एक इंटेंस डिप्लोमेसी वहां पे चल रही थी, जो ये गल्फ के खलीजी ममालिक हैं, जो इस वक्त सऊदी अरब जो है, कतर, ओमान, यूएई, ये नहीं चाहते थे कि इस वक्त यहाँ वो एक जंग शुरू हो जाए, बिकॉज उससे ज़ाहिर इंस्टेबिलिटी जो उनसी है वो पूरे खत्ते में फैल सकती थी। इकोनॉमिक जो उस वक्त वहां पे जो स्टेबिलिटी है उसको भी बहुत ज्यादा गजन पहुंच सकती थी। तो इसलिए एक तो उन्होंने जो है काफी कन्विंस करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप को पिछले दिनों में। साथ ही साथ सरप्राइजिंगली नेतन्याहू ने इस वक्त ये एडवाइस किया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप को कि जी अभी वक्त जो है उसके लिए राइप नहीं है मेजर स्ट्राइक्स के लिए, डिसाइसिव ब्लो के लिए, और अभी जो ईरान रिटेलिएट करेगा तो वो जो है ना उसका कॉस्ट इस वक्त जो है ना बेनिफिट्स के मुकाबले में वो कम होगा या ज्यादा होगा इरादा।
तो उस वजह से वो लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प थोड़े डिसुएड हुए हैं, क्योंकि उनके बयान जो 6 साल पहले आए थे जिसमें वो बहुत ही ज्यादा रेटरिक बिल्ड कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हेल्प इज ऑन द वे, और जो है बिल्कुल जो है ईरानी अवाम को बराह रास्त मुखातिब कर रहे थे। अभी देखें बिल्कुल लेटेस्ट इतलात ये हैं, तो जिस तरह उन्होंने कतर की बेस जो सी है अमेरिका की, जो कि उनकी एयरफोर्स की सबसे बड़ी बेस है इस खत्ते में, उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा तैयारियां शुरू कर दी थी, हाई अलर्ट कर दिया था। अभी कुछ देर पहले की इतला है कि वहां पे वो हाई अलर्ट खत्म कर दिया गया है। तो क्राइम तो यही है कि वो इम्कानात जो है कम हो गए खासी हद तक, मादूम तो नहीं हुए, लेकिन अभी फिलहाल खासी हद तक। जी, जो सलीम साहब जो आप फरमा रहे हो, जो इंडिकेशंस भी आ रही हैं, टेंशन डिफ्यूज हो रही है। ये जो डिफ्यूज हो रही है टेंशन, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो गल्फ कंट्रीज ने ईरान की वजह से स्टैंड लिया, या इस वक्त खित्ते के अंदर जो गल्फ कंट्रीज है उनके अंदर एक और भी वहां पे मसला बन रहा है, सऊदी अरब को भी राइट लेफ्ट से घेरने की कोशिश हो रही है, उसका भी इसके अंदर कोई रोल है, या प्योरली ये ईरान स्पेसिफिक चीज हो रही है? जी हाँ, ये भी दिलचस्प अमर है, क्योंकि पहले यही खलीजी ममालिक होते थे बहुत ज्यादा जिनको जो सबसे ज्यादा थ्रेटन फील करते थे ईरान से। लेकिन देखिए आज का ईरान वो नहीं है जो ईरान 4-5 साल पहले था, जब हिजबुल्लाह बहुत एक्टिव थे और बहुत एक जो है ना वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बहुत रोबस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जब हमास बहुत जो है ना एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी, जब जो है सीरिया में भी उस वक्त जो है ईरान सपोर्टेड हुकूमत रजीम था, हाउथीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, फिर इराक में जो उनके ग्रुप्स हैं, तो ईरान एक रीजनल पावर प्ले कर रहा था उस वक्त। तो खलीजी ममालिक बहुत खतरा, और फिर ईरान के अंदर भी ज़ाहिर उनका मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है बड़ी तेजी से चल रहा था। हालांकि वो कहते थे कि हमने रोका हुआ है, लेकिन उनका उनका जो वेस्टर्न जो इतलात थी वो ये थी कि नहीं, वो आगे बढ़ रहा है उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उस वक्त उनको थ्रेट था। आज उनको थ्रेट जो है बहुत से मुल्कों को दोबारा ईरान से ज्यादा अब वो फील करते हैं कि उनको खतरा जो है वो ये इसराइल की जो बढ़ती हुई डोमिनेंस है उस खित्ते में, उससे है। तो इसलिए क्योंकि आज का ईरान बहुत कमजोर ईरान है इकोनॉमिकली, इंटरनली, जो 12 रोज की जंग हुई है उसमें भी बहुत सारी उनकी जो डिफेंस प्रोग्रेस है, डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो गई है। तो वो अब, और इसराइल देखें उन्होंने बहुत से एक्शन ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से ये अब उनको लगता है कि इसराइल जो है बहुत से अरब मुल्कों को कि वो इस खत्ते में अपनी डोमिनेंस जो है कायम करना चाहता है। तो इस है कि वो वक्त जो है ना, क्योंकि ईरान से उस तरह का खतरा फील नहीं करते और वो समझते हैं कि ईरान को मजीद कमजोर करना जो है वो इसराइल को ज्यादा ताकतवर करने के मुतरादिफ होगा, और साथ ही साथ वो इंस्टेबिलिटी फैलाएगा इस रीजन में। तो उन्होंने खासी ज्यादा जो है ना कन्विंसिंग की है, और जाहिर अमेरिका जो है, ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो आप बात कर रहे हैं इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिल्कुल ईरान जो है कमज़ोर हुआ है पिछले चंद अरसे में। जो उनके ग्रुप्स थे या तो इसराइल ने उनको एलिमिनेट कर दिया है या फिर वो बहुत कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि जो अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अगर अमेरिका ने ये जो अपना मिलिट्री एक्शन का जो भी मंसूबा था उसको पुट ऑन होल्ड किया है तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के कहने की वजह से किया है। हालांकि माजी में ये होता रहा कि इजराइल जो है वो हमेशा पुश करता रहा, इस मौके की तलाश में रहा कि अमेरिका भी और हम भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करें। अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन है। एक इंटरप्रिटेशन तो ये की जा रही है कि पिछले साल जून में जो लड़ाई हुई थी या जंग हुई थी उससे जो इजराइल का डिफेंस है वो पेनिट्रेट हुआ था, जो मिसाइल ईरान ने मारे थे। तो शायद उनको ये खतरा है कि अब मुमकिन तौर पर ईरान का जवाब इजराइल की तरफ भी होगा, तो हमें थोड़ी एहतियात करने की जरूरत है। और दूसरा, शायद जितना हम तासुर बता रहे हैं कि ईरान कमजोर हुआ है, मे भी उतना कमजोर नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी की असेसमेंट ये है कि रिजीम चेंज इमीडिएटली अभी पॉसिबल नहीं है। तो डू यू थिंक कि ये इन फैक्टर्स ने भी रोल प्ले किया है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये दूसरे पॉइंट की तरफ पे आ रहा था, और मैं इसलिए पहले उसका जिक्र करूंगा कि इजरायलीज और अमेरिकन जो हैं वो यही इस वक्त देख रहे थे कि क्या एक डिसाइसिव ब्लो जो है वो वहां पे एक जो रजीम को क्रम्बल कर देगा, और फिर एक उनके एक फ्रेंडली रजीम या एक ज्यादा फेवरेबल रजीम उनके लिए, या इवन एक ज्यादा प्रैग्मेटिक रजीम वहां पे ईरान में आएगा, जो उनकी स्ट्रेटेजिक जो है ना चेसबोर्ड के लिए या उनकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज के लिए बेहतर होगा। अभी लेकिन उन्होंने रियलाइज किया, एक तो देखें ना लास्ट वीकेंड पे क्या हुआ, वो जो ठीक है वो क्लेम कर रहे हैं कि हजारों हलाकतें हुई हैं, ईरान भी एक तो कह रहा है कि 2000 के करीब हलाकतें हुई हैं, बट वो कह रहे हैं कि ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो है हलाक हुए हैं,
दूसरी साइड से कह रहे हैं कि 100 तकरीबन उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के थे, बाकी सारे मुजाहिरीन थे। लेकिन जो भी हुआ उसमें एकदम उसके बाद वो उन्होंने उस पर काबू पा लिया। दूसरी तरफ फिर उन्होंने एक जो प्रो रिजीम वहां पे रैलीज मुनक्कद कराई जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, क्योंकि वहां पे उनकी सपोर्ट भी है ईरान में, उसमें भी कोई शक नहीं। तो उससे वो जो है एक जो तासुर कायम हुआ था कि बस ये जो है ना कि लास्ट लोग क्या इंतजार है, वो तासुर खत्म हुआ। और इसराइलीज और अमेरिकन बिल्कुल ये चाहते थे कि अगर स्ट्राइक्स हों तो देखें, या तो ऐसी स्ट्राइक्स हो ना और जो ब्रॉड बेस्ड अगर वो करते कि जिसमें वो कंट्रोल एंड कमांड सेंटर्स भी हिट करते, जिसमें कुछ वो टारगेटेड असैसिनेशंस भी करते, जिसमें साइबर अटैक्स भी होते, जिसमें साथ ही साथ उनके इकोनॉमिक जो खासतौर पे जो पासदारान के, और पर देखें पासदारान जो है वो ईरान की कोई 50-60% जो जीडीपी है वो पासदारान जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कंट्रोल करते हैं, तो उनको हिट करते। तो वो सारी चीजें, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि बिल्कुल अभी वो वक्त नहीं आया वो डिसाइसिव लो का, उनकी देखिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि वहां पे रिजीम चेंज हो और एक फेवरेबल रिजीम आए, उसकी कई स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस हैं जो उनके लिए बहुत फेवरेबल होंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में उनकी पॉलिसी है कि जी जो इनका न्यूक्लियर है वो इंश्योर करें कि वो कैपेबिलिटी ना ले लें, मिसाइल कैपेबिलिटी इनकी डिप्लीट करें। उस पर ईरान ने नेगोशिएशंस के लिए भी विलिंगनेस दिखाई। रिसेंटली बार बार ईरान कह रहा था कि जी हम नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। तो अब वो ये समझते हैं कि जी प्रेशर अगर रखें हम इस वक्त इनके ऊपर और देखें कि क्या इस वक्त नेगोशिएशंस पे हम जितना भी इनको प्रेशराइज करके मैक्सिमम कंसेशंस ले सकें, तो इन द शॉर्ट टर्म और फिर इन द लॉन्गर टर्म, क्योंकि उनको ये पता है कि जौहर सलीम साहब पिछले हफ्ते एक इरानियन जो तजिज़ियाकार थे हमारे प्रोग्राम में आए थे, तो उनका ये कहना था कि ये जो चौथा या पांचवा इस किस्म का वो मुजाहरा है वो देख रहे हैं, और उनके ख्याल में जितनी तादाद में लोग इस दफा निकले माजी में से कहीं ज्यादा तादाद में निकलते रहे। आपके पास भी कुछ ऐसी ही इतलात है? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि जितने लोगों को बाहर निकलना चाहिए था, जो अमेरिकन की और इसराइलीज की एक ख्वाहिश थी, वो पूरी नहीं हुई? ये एक फैक्टर है कि वो पीछे हट रहे हैं? देखिए, इससे पहले जो अगर हम बात करें 2022 की, जब वो महसा अमीनी की हिलाकत के बाद जो हुए थे, वो कोई 5-6 महीने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किए थे, तो उसमें जो अंदाजे थे वो हिलाकतें तो उसमें कम थी, 500 के करीब थी, लेकिन वो काफी ज्यादा लंबे अरसे तक चले थे। उससे पहले 2019 के जो थे, जो जिसको कई बार वो ब्लडी नवंबर भी ये वेस्टर्न्स कहते हैं, उसमें 1500 के करीब वो जो है ना वेस्टर्न मीडिया के मुताबिक हिलाकतें थी, लेकिन वो बड़ी उन पर जल्दी काबू पा लिया गया था। तो इस बार जो देखिए जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं ज्यादातर ग्रुप्स की, उसके हिसाब से तो कहते हैं कि शायद ये जो है ना ये डेमोन्स्ट्रेशंस खासे बड़े थे पिछले दोनों डेमोन्स्ट्रेशंस के मुकाबले में। जो है ना जाहिर ईरान की हुकूमत तो इसके बरक्स कह रही है, तो अगर देखें हकीकत कहीं इसके बीच में है, तो इसमें कोई बात शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पे थे, लेकिन क्योंकि देखिए इकोनॉमिक हालात ईरान के बहुत ही ज्यादा मखदूश है इस वक्त। सैंक्शन ने बिल्कुल ट्रिपल कर दिया वहां पे उनकी इकोनॉमी को, और जो उनकी वो मिडिल क्लासेस हैं इस वक्त, स्पेशली देखें जो वहाँ की जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग क्लास है या जिसको बाजार कहते हैं ईरान में, वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है। और ये बाजार वही है ट्रेडिंग क्लास जो रेवोल्यूशन लेके भी आए थे। रेवोल्यूशन जब आया था वहां पे, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो उसमें भी सबसे अहम किरदार इन्होंने शुरू में अदा किया था। तो वो इस वक्त नाराज हैं जो है ना रजीम से, लेकिन इसके साथ ही साथ बिल्कुल उनकी सपोर्ट भी है। ईरान में थोड़ी थोड़ी देखें रूरल अर्बन डिवाइड भी है वहां पे, फिर जाहिर है वहां पे कंजर्वेटिव और मॉडरेट्स की डिवाइड भी है। वहां पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी, हमारे पास कम है, तो इंशाल्लाह आपसे इस टॉपिक के ऊपर और बाकी इश्यूज के ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक के बाद कुछ फोकस करेंगे मईशत के हवाले से, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि पाकिस्तान जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, एक तो जो पाकिस्तानी लाखों की तादाद में वहाँ पर काम करते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ज़र मुबादला भेजते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और दूसरा, ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके सऊदी अरब, कतर, UAE, ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान की इसलिए भी फाइनेंशियल लाइफ लाइन है क्योंकि जब पाकिस्तान में हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हुए तो हमने इनसे कर्जा लिया। तो UAE भी उन ममालिक में शामिल है जो हमें ऑन एंड ऑफ इस तरह के कर्जे देता रहता है, और फिर हम जाहिर है कि जिस तरह सऊदी अरब के साथ करते हैं, रोल ओवर करते रहते हैं। तो अगेन जो UAE की शहबाज बात करें, कुछ जो कर्जे हमने उनके बदले थे मैच्योर हो रहे हैं,
बट इट अपेयर्स कि वो शायद हम दे नहीं पाएंगे, और हमने यूएई को इसके हवाले से कोई रिक्वेस्ट भी की है कि रोल ओवर करने के हवाले से। कामरान, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल सेक्टर की स्टेबिलिटी है वो हमेशा फ्रेजाइल रही है। हुकूमत ये दावा तो करती है और सही करती है कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया, लेकिन जो पाकिस्तान दिवालिया होने से बचा वो इन गल्फ ममालिक की वजह से, हमारे बहन भाई जो बाय रेमिटेंसेस भेजते हैं उनकी वजह से, या फिर वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB के कर्जों की वजह से। हमारी अपनी जो जेन्युइन कंट्रीब्यूशन होती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, जो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज अदर देन आपकी रेमिटेंसेस, वो दो हैं। एक आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और एक आपकी जो है वो बरामदात है। दोनों में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो रहा। मेरे लिए इस वक्त, चूंकि ये खबरें तो हम पहले भी करते रहते हैं नाज़िम, मेरे लिए जो सबसे इसमें हैरान कुन बात ये थी कि पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात से 1996 और 1997 में 2 कर्जे लिए थे 1 साल के लिए। एक की वैल्यू $30 करोड़ थी और दूसरे की $15 करोड़। तो $45 करोड़ का कर्जा हमें 1996-97 में लिया 1 साल के लिए, और बदकिस्मती से वो कर्ज हम आज भी वापस नहीं कर सके। $45 करोड़ का कर्ज वापस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त $16 अरब के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पिछले साल $8.5 अरब मार्केट से खरीदा है। आखिर क्या वजह है? क्या हम इतने हम ज़हनी तौर पर माऊफ हो चुके हैं कि हम कर्जे लेने की हमें इतनी लत पड़ गई है कि हम जो कर्ज वापस ही नहीं करना चाहते, चाहे वो छोटी रकम हो या बड़ी रकम। तो $45 करोड़ जो कर्ज है, जो 1996-97 आज से 30 साल पहले लिया गया था, जिसके ऊपर मुत्तहदा अरब अमारात ने पिछले साल उसके ऊपर जो सूद था वो उसको 3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया था, उसको भी रोल ओवर करने की पाकिस्तान ने दरख्वास्त दी है। और जो उसमें 2 पाकिस्तान की तरफ से उसमें रिक्वेस्ट थी, एक तो ये थी कि इसको आप इस दफ़ा 1 साल के लिए रोल ओवर ना करें, 2 साल के लिए कर दें, और साथ ही उसके जो उस पर सूद है उसकी आप जो शरह है वो आदी कर दें, क्योंकि उनके गवर्नमेंट के ख्याल में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक पोजीशन बेहतर हुई है। साथ ही इसके कामरान $2 अरब के 2 और लोन्स थे, जिसमें $1 अरब आज मेच्योर हुआ है 16 जनवरी को, जो यूएई ने रोल ओवर कर दी है, और $1 अरब 22 जनवरी को मेच्योर हो रहा है, वो भी यूएई रोल ओवर कर रहा है। तो इस वक्त को $2.5 बिलियन जो है वो लोन जो है वो हमने मुत्तहदा अरब अमारात का वापस करना है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ खड़ी है। आई वुड विश के हम ये $45 करोड़ का कम से कम जो कर्जा है इसको ना रोल ओवर करवाते, ये वापस कर देते और अपना 6.5% इस पे सालाना बचाते। और जो यूएई वाहिद मुल्क नहीं है, बल्कि इससे पहले आई थिंक दिसंबर में जो सऊदी अरब है वो भी रोल ओवर कर चुका है $3 अरब। फिर चाइना से ऑन एंड ऑफ हम इसी तरीके से जब टाइम आता है वापस करने का तो रोल ओवर करवाते हैं। तो आई थिंक इस विशियस साइकिल से हमें वी हैव टू कम आउट कि आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो फिर ये इसी वजह से फिर आपकी उस तरीके से जो कहते हैं ना कि डिग्निटी या रिस्पेक्ट नहीं होती, क्योंकि बार बार कर्जा लेना कोई बुरी बात नहीं है, पूरी दुनिया में कर्जे लिए जाते हैं, बट उसको फिर ऑनरेबल तरीके से वापस भी कर दें। कमिटमेंट अगर आपने 1 साल के लिए लिया, $45 करोड़ वापस करना बड़ी बात है। इससे ज्यादा हुकूमत तो बहुत सारी और चीजों पे खर्चा कर देती है। और फिर अभी इसका लेवल देखें ना, जब यूएई के सदर पाकिस्तान आए थे प्राइवेट विजिट के ऊपर, हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ एयरपोर्ट के ऊपर मिले जब जाके वहां पे, तो वहां पे ऑफिशियल विजिट भी था, ऑफिशियल विजिट प्राइवेट प्लस ऑफिशियल विजिट था उनका। तो जब वो उनसे मुलाकात हुई पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में, तो हमने क्या दरखास्त की कि हमारा कर्जा मेच्योर हो रहा है, आप इसको रोल ओवर कर दें, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद काबीना में ये स्टेटमेंट दी कि यूएई एग्री कर गया है इसको रोल ओवर करने के लिए। बट क्या यूएई ने इस बात को माना है कि ये 1 साल की बजाय 2 साल के लिए रोल ओवर हुआ है, या ये कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% रहेगा या उससे कुछ काम होगा, इसके ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। बट बॉटम लाइन कामरान ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं कि हम डंडोरा पीटे कि हमने इकॉनमी को ठीक कर लिया, और इसके ऊपर बड़ी रिफ्लेक्शन इस हफ्ते आ रही हैं। जो मुख्तलिफ आप देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स मिनिस्टर्स की तरफ से आ रही हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर कल के प्रोग्राम में बात करेंगे। बट बॉटम लाइन, जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी तब तक यूएई हो, आपका चाइना हो, आपका सऊदी अरेबिया हो, कर्ज वापस नहीं होगा। हाँ, एक बात जो पिछले दिन आई थी कि रॉयटर्स की गालबन खबर जिसको हमने डिस्कस भी किया था कि $2 अरब के अगेंस्ट हम उनसे कुछ उनको सामान बेच रहे हैं, विच इज़ अ वेलकमिंग डेवलपमेंट। अगर वो हो जाती है एटलीस्ट डेट जो है वो सेटल इससे हो जाता है। बिल्कुल मेरे ख्याल में वही वाली बात है कि इम्पॉर्टेंट और ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसकी निशानदेही नहीं हुई और उसका हल भी हमारे पास मौजूद है। बरामदात आपने बढ़ानी है, डॉलर्स हमें चाहिए, और बावजूद दावों के उसमें कोई उस तरीके से ब्रेक थ्रू हो नहीं रहा। सो लेट्स सी, यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे
जो फोर्टनाइटली तेल की जो मसनूआत की कीमतें हैं उसमें कोई रद्दोबदल तो नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत ने एक बारीक, जिसे कहते हैं ना कि कोट एंड कोट वारदात जरूर डाली है। वो क्या है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर 15 दिन के बाद आपको पता है कि तेल की मसनूआत की जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाता है, और इस मरतबा जब इसका रिव्यू होना था तो काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी, रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद एक बड़ा रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे जा रही थी, जो मिडल ईस्ट के अंदर ईरान की जो भी टेंशन चल रही है। लेकिन जब ये अनाउंस किया गया हुकूमत की तरफ से तो हमें पता चला कि वही जो पुरानी कीमतें हैं उसी को बरकरार रखा जाएगा और उस तरीके से रिलीफ नहीं दिया गया। शहबाज के पास स्टोरी है कि वो रिलीफ कहाँ गया। कामरान, ये हुकूमत जो है, और ये हुकूमत हर हुकूमत बड़ी बारीक कार्रवाइयाँ डालती है, फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, फिर ये झूठे दावे करते हैं कि हम मिनी बजट लेके नहीं आए। ये एक प्रैक्टिस बन गई है। पिछले साल भी एफबीआर के मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, कोई 1200 अरब रुपए से सालाना इनका जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, और हुकूमत ने दावा किया, हुकूमती हुकाम ने दावा किया कि हम कोई मिनी बजट लेके नहीं। आपको याद होगा जो पेट्रोलियम लेवी थी उस साल वो 70 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए फी लीटर कर दी गई थी। इस दफ़ा भी जो बजट में इन्होंने ये किया कि पहले तो वो 100 रुपए फी लीटर तक आपके पास मैक्सिमम एक स्लैब थी, सीलिंग थी कि आप इससे ऊपर पेट्रोलियम लेवी इंक्रीज नहीं कर सकते। अब इस दफ़ा इन्होंने कानून में ये तरमीम की, हम जितनी चाहे कर सकते हैं, हम जो नोटिफाई करना चाहे हम कर सकते हैं। और उसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन ये बारीक कार्रवाई कल रात पड़ी है। आप इसको एक मिनी बजट कह सकते हैं। पेट्रोलियम लेवी का जो रेट 1 जनवरी को डिटर्मन हुआ था 79 रुपये 62 पैसे, इसमें 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर पेट्रोल के ऊपर बढ़ाकर इसको 84 रुपये 27 पैसे फी लीटर कर दिया। अब ये जो 4 रुपये 65 पैसे फी लीटर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपया इजाफी जो हुकूमत, ये मैं इजाफी की बात कर रहा हूँ, जो पीछे से 79 रुपीज़ थी उसकी मैं बात नहीं कर रहा, हर 1 रुपया इजाफी जो हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में अब इकट्ठा करेगी, महाना उसके ऊपर 1.5 अरब रुपया हुकूमत को मिलेगा। तो एक बारीक कार्रवाई से उन्होंने कह सकते हैं आपके 40 अरब रुपए का मिनी बजट ले आए हैं जून तक, और ये एक पहला स्टेप ले लिया गया है। अब अगर आप देखें, आप मैं हम सब, बावजूद इसके कि हमारा जो डॉलर है वो इंतहाई कमजोर है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में इंतहाई कमजोर है। अब प्राइस देखिए, आप एक दफा पहले भी हमने डिस्कस की थी, जो एवरेज प्लाट्स की प्राइस है 16 जनवरी को वो 140 रुपए थी। जो पेट्रोल पाकिस्तान पहुंच रहा है जिसमें कस्टम ड्यूटीज और इंसिडेंटल चार्जेस भी शामिल है, वो आज भी 140 रुपए फी लीटर था। उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी डाल के और कुछ और इन्होंने चार्जेस डाल के इसकी कीमत हो जाती है 237 रुपए फी लीटर। उसके बाद आपके डिस्ट्रीब्यूशन का मार्जिन होता है, इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन चार्जेस होते हैं कि आपको खैबर पख्तूनख्वा में और कराची में एक ही कीमत मिले। फिर उसके ऊपर जो डीलर्स का मार्जिन है वो डाल के आज जो कीमत है 253 रुपए। तो कल कौम को आज ये खुशखबरी सुनाई गई कि हमने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी, अनचेंज। लेकिन इस अनचेंज के दरमियान जो फर्क था कामरान, वो 40 अरब रुपए के करीब बनता है। जो रफ एस्टिमेट है, एक्चुअल कितनी कलेक्शन होगी जब, वो तो आपकी जो कंजम्पशन उस पर डिपेंड करता है। अनलाइकली की कंजम्पशन कम होगी क्योंकि प्राइसेस जो है वो सेम है, और हुकूमत जो है एक छोटा मामूली सा 40 अरब रुपए के करीब का मिनी बजट 6 माह के लिए ले आई है। और वजह उसकी ये है कि जो FBR का हदफ है, जो पहले 6 माह का नंबर है, उसमें 330 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट दैट डाउनवर्ड रिवाइज, तो कहीं ना कहीं से तो ये टारगेट पूरा करना है, तो ये उसी की एक कड़ी है, उसी का। बट इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? देखिए, मेरी जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बात हुई, चलिए आवाम से तो आवाम को रिलीफ नहीं दिया एक तो वो, लेकिन अदरवाइज भी क्या इसकी इम्प्लीकेशंस है? मेरी जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए से बात हुई चंद दिन पहले, जब FBR के नंबर हैं, बड़े बुरे नंबर्स थे FBR के, हार्डली 10% ग्रोथ हुई है इनकी रेवेन्यू में, जो भी ये जुल्म आवाम के ऊपर कर सकते थे। खुद जनरल सरफराज अहमद, खुद इसाक डार साहब, खुद मोहम्मद औरंगजेब साहब ने भी 2 दिन पहले कह दिया कि हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी और हाई टैक्सेस की वजह से फॉरेन कंपनियां जो बाहर गई हैं कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ और कंपनीज आई भी हैं। तो उसके बावजूद अगर आप 330 अरब डाउनवर्ड रिवाइज टारगेट आप मिस करें, गाड़ियां की भी मैं तो बात नहीं अब करूंगा, भाई वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है, 4 गुना तनहाओं की भी मैं बात नहीं करूंगा, वो नाराज हो जाते हैं। मैं ये भी बात नहीं करूंगा कि इसी हफ्ते जो ECC है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 10 अरब और अप्रूव किया FBR के लिए इस माली साल के, जिसमें फौरी तौर पर उनको 3 अरब मिल जाएगा और बाकी जो 7 अरब है अप्रैल के बाद उनको मिलेगा। ये सारी बातें मैं नहीं करूँगा, ये बुरी बातें होती, अच्छी बातें नहीं होती। अच्छी बात यह है कि FBR ने 330 अरब रुपये से अपना हदफ हासिल किया है, अपना मिस किया है, और उसके बाद ये एक मैयर आया है। अब
एक हमारे पास ब्रेकिंग खबर है, वो हम अभी नहीं देंगे, हम इंतजार करेंगे, एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है उसका, और जब वो मीटिंग मैच्योर हो जाएगी उसके बाद आवाम को ब्रेकिंग स्टोरी देंगे कि बिहाइंड द सीन IMF के हवाले से क्या हो रहा है। और इसमें जो मैं इम्प्लीकेशन की बात कर रहा था, तो जो KP गवर्नमेंट है ऑलरेडी कंसर्न शो कर रही है। बिल्कुल, लेकिन KP गवर्नमेंट का जो कंसर्न है वो बिल्कुल बनता है, जायज़ है। अब सूबों ने जो कैश सरप्लस तय किया हुआ है IMF के साथ, कुछ 1460 अरब रुपए के करीब। अब कैश सरप्लस कहाँ से आता है? कैश सरप्लस आता है जो उनको डिविजिबल पूल में उनका हिस्सा मिलता है। जो खैबर पख्तूनख्वा के जो फाइनेंस एडवाइज़र हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते फाइनेंस मिनिस्टर को ये ख़त लिखा कि FBR की बुरी कारकर्दगी की वजह से उन्होंने कहा हमारा जो सालाना हदफ है 157 अरब रुपए का कैश सरप्लस जनरेट करने का, वो हासिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा जी कि पहले 6 माह में आपने हमें जितना पैसा देना था उससे आपने 76 अरब रुपया कम दिया। ना सिर्फ ये, उन्होंने फरमाया जी कि हमने कुछ और भी खर्चे किए जो आपने कमिट किए थे, वो भी आपने नहीं दिए, तो हमारा जो डेफिसिट तो फिर बढ़ेगा। अगर आप लोग पूरे पैसे नहीं दोगे फिर हम कैश सरप्लस नहीं दे सकेंगे। बट दूसरी साइड से काउंटर व्यू ये है इसके ऊपर गवर्नमेंट का कि हमने उनको बेतहाशा पैसा दिया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर वो कहते हैं मैंने 45 अरब रुपया लेना है, हुकूमत कह रही है कि हमने जीरो उनकी लाइबिलिटीज़ देनी है। तो ये एक पोलिटिकल चीज़ ज़्यादा है। बट जो खत लिखा है खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर एडवाइजर ने वो फैक्चुअल है। इसी किस्म की जो चीज़ है सवाए बलूचिस्तान के, बाकी सूबों से भी आएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान को आपको पता है ना, प्रोजेक्टेड जो आपका हदफ होता है 14,130 अरब रुपए के ऊपर उनको उनका हिस्सा मिलेगा। रिस्पेक्टिव कलेक्शन 13,000 होती है, ये 12,000 अरब होती है। चलें, बहरहाल इस पर हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।